हेलो, आज हम शुरू कर रहे हैं हाइपरबोला। जैसे कि अभी तक जो हमने कॉनिक सेक्शन देखे हैं उस सभी कॉनिक सेक्शन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। मतलब जो उस कॉनिक सेक्शन पे आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट एक्चुअली किसी का लोकस होता है। हर हर कर्व में एक अलग कंडीशन थी। इलिप्स के केस में था कि अ, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दो फिक्स पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट रहे। यहाँ पर है थोड़ा सा फेरबदल है इलिप्स वाले केस से। यहाँ पे अभी भी दो फिक्स पॉइंट हैं, परंतु यहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंसेस नहीं लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस लिखेंगे। ठीक है, यदि एक पॉइंट की दो पॉइंट से डिस्टेंसेस निकालिए, उनका डिफरेंस यदि हमेशा कांस्टेंट रहता है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब है मॉड, मॉड ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कोई दूरी बड़ी हो, कभी हो सकता है कोई दूरी बड़ी हो। क्योंकि आप जो दो फिक्स पॉइंट ले रहे हो और उससे जब आप दूरी निकालोगे तो हो सकता है कभी एक जो दूरी बड़ी आ रही है किसी समय हो सकता है कि वो दूरी छोटी हो जाए, तो इसलिए आपको मॉड देखना पड़ता है। ठीक है, ये है बेसिकली डेफिनेशन कि हाइपरबोला इज बेसिकली locus of a point whose difference locus of a point the difference of whose distance is from two fixed points in the plane, सब कुछ plane के लिए है ये, in the plane is a constant. So locus of a point the difference of whose distance is from two fixed points in a plane is a constant. तो यदि मान लीजिए आपका पॉइंट P है, यदि आपका पॉइंट P है और दो फिक्स पॉइंट F1 F2 हैं, उन फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकाई। जैसे एलिप्स में बोलते थे वैसे यहाँ भी बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे P F2 माइनस P F1 का जो मॉड है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कंडीशन है। P आपका जो वेरिएबल पॉइंट है जो जिसका लोकस निकाल रहे हो आप, और F1 F2 आपके फिक्स पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन है। अब बेसिकली बाकी इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ पहले, एक्स और वाई एक्सिस में ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये इधर वाई एक्सिस है। लेट से वो दोनों फिक्स पॉइंट हैं आपके F1 F2, और मैंने मान लिया कि F1 इधर है कहीं, और उतना ही सिमेट्रिकली दूरी पे मैंने बना दिया F2। ठीक है, और जब आप ऐसे पॉइंट्स का लोकस ट्रैक करेंगे ना, जब आप बेसिकली इक्वेशन निकालेंगे इस पॉइंट इस कंडीशन का यूज करके, जब आप एच और के मान के सॉल्व करेंगे, आपकी जो इक्वेशन आएगी और उसका आप प्लॉट करेंगे तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का बनता है कि एक एक पार्ट उसका कुछ ऐसा दिखेगा और एक पार्ट उसका कुछ इसका सिमेट्रिकली, इसके सिमेट्रिक बिल्कुल दूसरी ओर दिखेगा। तो जैसा दाईं ओर है वैसा ही बाईं ओर है, और ये F1 F2 पॉइंट है। और बेसिकली इस केस में F1 F2 से जोड़ने वाली जो लाइन है, F1 F2 को जो जोड़ने वाली लाइन है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं। बस केस में पहले जैसे इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते थे। ठीक है, पैराबोला के केस में केवल एक सिंपल एक एक्सिस थी। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये दोनों फोकाई का जो सेंटर होगा, दोनों फोकाई को जोड़ने का जो सेंटर होगा, मतलब दोनों फोकाई को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला। तो जो F1 F2 का सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है, यानी ये हो जाएगा आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर आपका। और एक ऐसी एक्सिस जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से होके गुजरती हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस नाम से यहाँ इनको जाना जाता है। और दोनों ही एक्सिस के अबाउट ये हाइपरबोला सिमेट्रिक है, कॉन्जुगेट के अबाउट भी है और इस ट्रांसवर्स के अबाउट भी है। और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जहां पे काटती है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को कहां काट रही है, एक जगह यहां काट रही है, ये होगा एक वर्टेक्स, ऐसे ही ये भी होगा एक वर्टेक्स। इन दोनों वर्टेक्स को जब कंबाइन करके प्लूरल में लिखते हैं तब बोलते हैं वर्टिसेस। ये दोनों वर्टेक्स हो गए, और F1 F2 आपके फोकस हैं, इनको जब प्लूरल में बोलते हैं तो बोलते हैं फोकाई। ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से आप बेसिकली जो F1 F2 इस इक्वेशन में दिए हुए हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या मतलब है, इस हाइपरबोला पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे बाईं ओर चाहे दाईं ओर, और दोनों फिगर मिला के ही ये
हाइपरबोला कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट P ले लेता हूं उस पे, जो कि कहीं भी आए, लेफ्ट में राइट में कहीं भी आए, उसकी जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस होगी, एक बार अब इसमें छोटी दूरी कौन सी, एक दूरी तो होगी इसमें PF1, एक होगी PF2। तो PF2 मैंने अभी जोड़ कर दिखा दी है, ये छोटी है एज कंपेयर टू PF1, तो PF1 बड़ी दिख रही है मुझे साफ साफ। तो इस केस में मैंने कहा जो PF1 माइनस PF2 आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, और वो मैं चाहे कोई भी पॉइंट ले लूं उसके लिए भी वही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट P1 ले लिया ये, तो इस केस में दूरी आएगी P1 F1 माइनस P1 F2, ये दूरी आएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई और पॉइंट ले लेता, मैं एक पॉइंट इधर ले लेता, लेट से P2, उसको भी मैं जोड़ता इसी तरीके से, तो उसके लिए कौन सी साइड बड़ी होती, उसके लिए भी F1 वाली दूरी बड़ी है, तो उसके लिए लिखता मैं P2 F1 माइनस P2 F2, ये दोनों क्या होती है आपस में बराबर होती। मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं राइट साइड में लूंगा, मैं इधर ले लेता हूं, लेट से मैंने इधर ले लिया P3, मैंने इधर ले लिया, तो P3 को मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, अब इसके इसमें ये वाली दूरी छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी होगी, तो मुझे लिखना पड़ेगा P3 F2 माइनस P3 F1, ये भी आपस में सब बराबर, तीनों आपस में बराबर है। ऐसे ही मैं चाहे कोई भी पॉइंट ले लूं इन दोनों हाइपरबोला पे, ऊपर ही नहीं नीचे भी, मैंने P4 नीचे ले सकता हूं, तो मैं कहीं भी ले लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने क्या किया है, अब यदि मुझे, अब यहां तो मुझे पता था कि मैं अपने मन से पॉइंट ले रहा था, मुझे पता था कौन सी दूरी बड़ी है, इसलिए मैं वो वाली क्वांटिटी पहले लिख देता था जो दूरी बड़ी होती थी, जैसे कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, मुझे वो पॉजिटिव रखनी है। अब यदि मुझे जनरली अगर मुझे कुछ इक्वेशन निकालनी हो, मुझे पता ना हो कि पॉइंट कहाँ पे है, जैसे मुझे इक्वेशन निकालनी है, सॉल्व करनी है इक्वेशन मान लीजिए, तो मुझे पता नहीं होगा, मैं एच और के पॉइंट मानता हूँ, तो मैं वहां ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ या वहां यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, मैं जनरल पॉइंट लेता हूँ। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, मॉड। तो ऐसे केस में इसलिए मैंने कंडीशन जो लिखी है यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ मॉड लगाया है। अब मॉड में तो आप कैसे भी लिख लीजिए, पहले छोटी लिख लीजिए, बड़ी लिख लीजिए, मॉड आपको अपने आप पॉजिटिव कर देगा। तो ये बेसिकली इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनाया है मैंने, जो कि हॉरिजॉन्टल है। एक और स्टैंडर्ड बन सकता है वर्टिकल में, जैसे अभी एक्स एक्सिस के हिसाब से बनाया हुआ है, अब उसको वर्टिकल कर देंगे तो वाई एक्सिस के हिसाब से बन जाएगा। तो उसके इसमें ट्रांसफर्स एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कुछ बेसिकली जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, जैसे इलिप्स के केस में हमने ए बी और सी यूज किया था, वैसे ही पैरामीटर हम यहाँ भी यूज करेंगे, पर उनके थोड़े मायने अलग होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप अलग अलग होंगे। जैसे वहां पे सी स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो उस तरह से हम पैरामीटर सब डिस्कस करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे आप हाइपरबोला को। तो मैं एक बार फिर से फिगर बना देता हूँ। तो ये मैंने बनाई कॉन्जुगेट एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आप थोड़ा अज्यूम करिए कि ये सिमेट्रिक है। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, एक वर्टेक्स को मैंने ए बोल दिया, एक वर्टेक्स को मैंने बी बोल दिया, और ये F2 ही है और ये F1 है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि सिमेट्री है, जितना ओरिजिन से ए दूरी है उतना ही ओरिजिन से बी दूरी पे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी है जो ए बी है, उसको मैं डिफाइन करता हूँ एज 2a, एज 2a, और इसको मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हालांकि पूरी है एक्स एक्सिस, बट जब लेंथ की बात करते हैं तो जैसे हमने पिछली बार 2a डिफाइन की थी इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस की लेंथ, ऐसे ही हम यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ को बोलते हैं 2a, जो कि बेसिकली दोनों जो वर्टेक्स है उनके बीच की दूरी है 2a। 2a होने का मतलब है दोनों ही a हो जाएंगी, ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। ऑलराइट, सो इसके अलावा हम लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस को बोलते हैं 2b। अब यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है, बस हमने एक नाम दे रखा है कि इसकी लेंथ 2b है। ठीक है, तो इसमें b ऊपर होगा और b नीचे होगा। ये हो गई आपकी टोटल मिला के जो 2b हो जाएगी, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और जो दोनों फोकाई के बीच की दूरी है उसको हम बोलते हैं 2c। दोनों फोकाई के बीच की दूरी को बोलते हैं 2c। ये पहले भी 2c था इलिप्स के केस में भी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ऑरिजिन से लेकर F2 की दूरी हो जाएगी c,
और यहाँ ओरिजिन से लेकर F1 की दूरी हो जाएगी C। इस तरह C और C मिलकर 2C हो जाएगा। तो पहले हमने यहाँ पे एक्चुअली A डिफाइन किया, फिर हमने यहाँ पे C डिफाइन किया, उसके बाद हमने B इस तरह निकाला है कि B ये रिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर लिया कि दोनों वर्टेक्स के बीच में दूरी 2a है, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों फोकस के बीच में दूरी 2c है, फिर हमने b एक ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है सच दैट कि b बराबर होगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी मैं इस तरह चूज करूंगा कि वो होगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी अगर मैं इसे खोल दूं तो क्या बन जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स के केस में हमने देखा था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिलेशन होगा ए बी और सी में, तो यहाँ पे बेसिकली सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इस तरीके। और ये रिलेशन हमने बाद में निकाला है, पहले हमने ये इस रिलेशन से बी निकाला है। तो पहले हमने ए डिफाइन किया, फिर सी डिफाइन किया, फिर हमने बी इस रिलेशन से निकाला है। और एक और नई टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अजम्पटोड्स। अजम्पटोड बेसिकली टेंजेंट होती हैं कर्व पे, जो कि कर्व को एक्चुअली मीट नहीं करती, ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। ठीक है, अजम्पटोड ऐसी टेंजेंट होती है कर्व की जो कर्व को मीट नहीं करती है, पर ऐसा महसूस होता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक अजम्पटोड इसमें एक ऐसी होगी ऑरिजिन से पास होती हुई, आपको ऐसा लगेगा कि हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करनी चाहिए, टेंजेंट बन जाएगी। इस एक अजम्पटोड ये होगी और सिमेट्री की वजह से एक अजम्पटोड ऐसी होगी, और दोनों ही अजम्पटोड ऑरिजिन से पास करेंगी। इस पैराबोला के लिए जो मैं कोई भी पॉइंट जो लेता हूं P, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालता हूं, वो एक्चुअली क्या निकल के आता है वो भी निकाल के देखते हैं। जैसे पिछले वाले केस में क्या देखा था, एलिप्स के केस में वो 2a निकल के आया था, PF1 प्लस PF2 आपका 2a निकल के आया था, क्योंकि वहां प्लस कर रहे हैं तो वहां मॉड लगाने का मतलब नहीं था, यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए मतलब है मॉड लगाने का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है, सम बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस। तो मैं सिंपलेस्ट केस मान लेता हूं, अगर आपको निकालना है तो मैं मान लेता हूं एक ना एक पॉइंट मेरा पी ए बन जाएगा। मैं वो वाला पॉइंट मान लेता हूं जब मेरा पी ए पे ऊपर होगा। जब अब ये पी पॉइंट तो हाइपरबोला पे है, तो ये मेरा सारी कंडीशन फॉलो करना चाहिए, यानी इसके लिए जो डिफरेंस आएगा वही सभी पॉइंट्स के लिए आना चाहिए, यही तो प्रॉपर्टी है हाइपरबोला की। तो इसके लिए निकाल लेता हूं, क्योंकि इसके निकालना मेरे को काफी आसान है। क्यों, अब देखिए अब दूरी कौन सी बड़ी है, PF1 बड़ी है PF2 बड़ी है, PF2 बड़ी है, तो मुझे निकालना होगा, तो मेरा इंटरेस्ट निकालने में PF2 माइनस PF1, ये मेरा इंटरेस्ट निकालने में, जो मेरी एक जो बेसिक कांस्टेंट डिफरेंस होगा बेसिकली। अब PF2 क्या है एक्चुअली, PF2 देखिए आप, PF2 है आपका C प्लस ए, C प्लस ए, क्योंकि आप देखिए P की ऑरिजिन से दूरी कितनी है A, ऑरिजिन की F2 से दूरी C, तो A प्लस C हो जाएगा, यानी PF2 को लिख दूंगा मैं A प्लस C। ठीक है, माइनस PF1 कितना है C माइनस A। ठीक है, PF1 है क्योंकि ऑरिजिन की F1 से दूरी है C, ऑरिजिन की A से दूरी है A, तो C माइनस A हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ C माइनस A। और जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो C से C कट जाएगा और माइनस माइनस जुड़ के 2a बन जाएगा, यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 2a निकल के आ रहा है। यानी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, P यहाँ पे ले लूं, चाहे यहाँ ले लूं, चाहे यहाँ ले लूं, चाहे इधर ले लूं, चाहे इधर ले लूं, जो मेरा PF2 माइनस PF1 का जो मॉड है वो क्या होगा, हमेशा 2a होगा। ये मैंने एक सिंपलेस्ट पॉइंट से निकाल लिया। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि फॉर एनी पॉइंट P ऑन हाइपरबोला, मेरा जो मॉड ऑफ PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू होगा 2a, सभी पॉइंट्स के लिए ये वैलिड होगा। अब चूंकि मुझे ये पता लग गया 2a है, तो अब मैं अपना इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन को। इलिप्स के केस में मैंने ऐसा किया था, पहले मैंने 2a निकाल लिया था, उसके बाद मैंने बेसिकली फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के PF1 निकाल लिया, PF2 निकाल लिया, उसको इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मेरे पास इक्वेशन आई थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैसा ही अब यहाँ पे भी करेंगे, तो सेम जैसा मैंने इलिप्स हमने पढ़ा वैसा ही हम आप ये पढ़ रहे हैं, ये है। और एक और जो टर्म हमने इलिप्स में पढ़ी थी वो थी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हमने डिफाइन की थी एज c बाय a।
ठीक है, यहां पर भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन तो उसको सी बाय ए करेंगे, बट उसकी वैल्यूज अलग निकल के आएंगी। कैसे, देखिए, तो एसेंट्रिसिटी हम यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं सी बाय ए। वहां पे सी ए से छोटा था बिकॉज फोकस आपका वर्टेक्स के अंदर था। सी ए से छोटा था तो सी बाय ए का रेशियो क्या हो जाता था, 1 से छोटा, तभी तो एसेंट्रिसिटी वाली 1 से छोटी आती थी। अब यहाँ पे देखिए सी ए से बड़ा है। सी क्या है, ओरिजिन से F2 की दूरी, और ए क्या है, ओरिजिन से बी की दूरी, तो सी बड़ा हो गया। सी बड़ा हो गया तो ये रेशियो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसलिए हम बोलते हैं हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की 1 से कम होती है, हाइपरबोला की 1 से ज्यादा होती है। सो ये आ गया एसेंट्रिसिटी सी बाय ए, और ये आप देखेंगे ये एसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा 1 से बड़ी आएगी हाइपरबोला के केस में। पर E इज इक्वल टू सी बाय होने का मतलब है सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए ई, सी बराबर हो जाएगा ए ई, यानी मैं F2 को क्या लिख सकता हूं, C, 0 लिख सकता हूं, या फिर मैं F2 को लिख सकता हूं ए ई, 0, F1 को लिख सकता हूं माइनस ए ई, 0, या फिर माइनस C, 0। B को क्या लिखूंगा, B को लिखूंगा A, 0, और A को लिखूंगा माइनस A, 0। तो आप देख लीजिए एक्स एक्सिस से पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए आ रहा है या ए आ रहा है, ए आ रहा है। ए, क्योंकि ए ही बड़ा होगा ना ए से, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ए की वैल्यू ए से बड़ी होगी, इसलिए ए वाला पॉइंट आगे आएगा एक्स एक्सिस पे, राइट। तो ये हमने एसेंट्रिसिटी की चर्चा कर ली। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन चलते हैं हाइपरबोला की।